जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मानसर द सीनियर फैकल्टी ऑफ जीएस एट नोबल एकेडमी नरवाना। आप सभी का नोबल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की जो क्लास में शुरुआत कर रहा हूं, इस क्लास की कई सारी सीरीज होंगी। इस सीरीज में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत हुई अब तक की जितनी वैकेंसीज हैं, चाहे वो बी ग्रुप की है, सी ग्रुप की है या डी ग्रुप की है, उसमें जितने भी अपने सेगमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या स्टैटिक जीके है या इसके अलावा कोई और आपका सेगमेंट बचता है इसमें, उन सभी के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज जो आपका सेगमेंट है, आज के सेगमेंट में स्पेशली हम इंडियन पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आइए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि वर्ष 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे। इसमें अंतरिम सभापति के बारे में पूछा गया। यहां दो चीजें बहुत काम की है, एक संविधान शब्द काम का है और एक संविधान सभा काम की है। दोनों में बहुत बड़ा गैप है। अगर हम बात करें 1895 की, पहली बार बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने संविधान की मांग उठाई थी भारत में, लेकिन इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। समय के साथ साथ बहुत बार इस मांग को दोहराया गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको रिजेक्ट करती गई। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साइमन कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन के दो भारत आने के बड़े कारण थे। पहला, जो वर्ष 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए थे भारतीय राज्य व्यवस्था में, उनकी जांच करना, और दूसरा, भारत में जो बार बार उठ रही संविधान की मांग थी, उस संविधान की मांग की जांच करना। और ऐसी ही एक चुनौती पेश की गई थी भारतीय नेताओं के सामने, और उसी चुनौती को स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू, और सर्वदलीय बैठक ने और भारत का एक संविधान तैयार भी किया गया था, जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के कारण वो लागू नहीं हो पाई। उसके बाद 1934 का समय आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक संस्थापक व्यक्ति थे मनवेंद्र नाथ रॉय, जिसको शॉर्ट में MN रॉय के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पहली बार कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, और संविधान सभा जो है वो मिलकर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। समय बढ़ता गया और 1939 का समय आया, तो 1939 में पोलैंड और जर्मनी के डिस्प्यूट के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आरंभ हो गया, और अंग्रेज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझ गए। और 1939 में जब अंग्रेजों की स्थिति खराब होती चली गई, तो उसके बाद उन्होंने भारतीयों की मदद करने के लिए, भारतीयों से मदद मांगने के लिए भारत के नेताओं के सामने कई सारे प्रपोजल्स भेजे, जिनमें 1940 का अगस्त प्रस्ताव जो है एक प्रमुख प्रपोजल था। 1942 का जो क्रिप्स मिशन था वो इसी का एक हिस्सा था। भारतीय नेताओं ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद 1945 में जब 45 में जब विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ जब अस्तित्व में आया, तो इस बात पर चर्चा की गई वैश्विक स्तर पर, जितने भी देश किसी दूसरे देश के उपनिवेश में हैं, उन देशों को अभी आजाद करना आवश्यक है, अन्यथा कोई तीसरा विश्व युद्ध भी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसके बाद अंग्रेजों को यह तय था कि अब हमने भारत को छोड़ना पड़ेगा, लंबे समय तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। उसके कुछ कारण थे। पहला कारण था कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। दूसरा कारण था कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन ने भी अंग्रेजों को खासा परेशान किया था। तीसरा और प्रमुख कारण इसमें हम कह सकते हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार जो थी, वो अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन रही थी, क्योंकि आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार ऐसी थी जिसका पूरे वैश्विक स्तर पर बड़े देशों के साथ संपर्क था, और कई देश इसको अपनी मान्यता भी दे चुके थे। तो ब्रिटिश सरकार ने अभी योजना बनाई कि हम यहाँ भारत में संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे, और भारतीय नेताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए इंग्लैंड के 3 कैबिनेट मंत्री इसी काम को करवाने के लिए भारत आते हैं, जिसमें एक का नाम है पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम है अलेक्जेंडर, और तीसरे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स। 1946 में ये भारत में आते हैं। 46 में आके 2 प्रमुख कार्य करते हैं। पहला, संविधान सभा के लिए ये चुनाव करवाते हैं। 389 सीटें निर्धारित की जाती हैं पूरे भारत के अंदर, जिसमें वर्तमान का पाकिस्तान
और वर्तमान का बांग्लादेश भी शामिल है। और इसके साथ यहाँ अंतरिम सरकार का गठन करवाया जाता है। इसी अंतरिम सरकार में कुल 14 लोगों को जगह दी जाती है और इसके बाद भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा के निर्माण के बाद अब एक संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यह संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इस समय इश्यू ये था कि अब यहाँ जितने मेंबर्स आए हैं, हालांकि हमें पता है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, वो इस संविधान सभा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि हमें पाकिस्तान के लिए संविधान बनाना है और पाकिस्तान की संविधान सभा का निर्माण करना है, हम भारत की संविधान सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी जो है उस समय अपनी चरम सीमा पर थी। तो जब संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय एक अध्यक्ष की आवश्यकता थी और वो जो अध्यक्ष बनाया गया था वहीं से अपना क्या है प्रश्न पूछा गया है कि 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति जो है कौन थे। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे, बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, इनको प्रशासन का और सरकार का बहुत ज्ञान था। अगर हम इसको विस्तार से थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्य किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आज हम लोकसभा कहते हैं, उसके अंदर डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्य किया था, इसलिए इनके पास अनुभव ज्यादा थे। तो जिस कारण से सच्चिदानंद सिन्हा को हमारी संविधान सभा का अंतरिम सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम डिस्कस करें ऑप्शन सी पर, जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये भी बहुत फेमस व्यक्ति हुए हैं, लेकिन इनकी जो प्रसिद्धि है स्वतंत्रता के बाद ज्यादा बड़ी है। और ये आजादी के बाद लोकसभा के पहले स्पीकर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति थे, जीवी मावलंकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये सच्चिदानंद सिन्हा के बाद 2 दिन बाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इसी प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का खाका तैयार किया था। तो जो ये क्वेश्चन आपका था, ये ग्राम सीयू की परीक्षा में आया हुआ था और इसका जो सही आंसर था वो सही आंसर आपका क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो संविधान में है। अगर हम बात करें इसमें संशोधन कौन सा दिया गया है, 28वां दिया गया है, 40वां दिया गया है, 42वां दिया गया है और 52वां। ये पटवारी की परीक्षा का क्वेश्चन है 2015 का। इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं विस्तार से। यहाँ 2 चीजें काम की हैं। पहली चीज तो इसमें काम की है आपका संशोधन, और संशोधन भी किसमें, प्रस्तावना में। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहली बात तो है संशोधन और दूसरी बात भी संशोधन किसमें, प्रस्तावना में। और फिर यहां शब्द आते हैं कौन से, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो एक बार इसको समझते हैं विस्तार से। देखिए जो अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने पेश किया था, पंडित नेहरू ने। और यह संविधान सभा की 3री बैठक में पेश किया गया था। बाद में इसको जनवरी 1947 में सभी ने एक्सेप्ट भी कर लिया था और इसको संविधान के साथ ही 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करने के बाद और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। अब देखिए कुछ कंफ्यूजन्स यहां पर रहती हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो शब्द है प्रस्तावना और दूसरा शब्द जो इसके अंदर है वो है आपका संशोधन। ये 2 शब्द आपके इसमें क्या हैं,
बहुत काम के हैं, प्रस्तावना और आपका संशोधन। देखिए प्रस्तावना और संशोधन को एक बार ध्यान से हम समझेंगे। संशोधन जो है, इसका संशोधन का वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर है। अब जो आर्टिकल 368 है वो ये कहता है कि संशोधन करने की जो शक्ति है वो देश की संसद के पास है, देश की संसद के पास है, और संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। देखिए दोनों में बहुत बड़ा फर्क होगा। हम यहां बात किसी कर रहे हैं, संविधान की, यहां संशोधन में हम बात किसी कर रहे हैं, प्रस्तावना की। अब आरंभ में क्या था कि ये संविधान जो था, इस संविधान में कुल भाग जो थे उनकी संख्या थी अपने पास 22। जो अनुच्छेद थे अपने पास, उन अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो थी 395। अब जो भाग नंबर 1 था उसका नाम था संघ और इसका राज्य अक्षेत्र, और इसका राज्य अक्षेत्र, और ये आर्टिकल 1 से शुरू होता था और आर्टिकल 2, 3 और 4 तक चलता था। अब समस्या ये थी कि इस संघ और राज्य क्षेत्र के पहले भाग से संविधान का जो पहला पेज था वो प्रस्तावना के रूप में था। जैसे हम कॉपी में पढ़ते हैं तो कॉपी में इंडेक्स का एक अलग से पेज आता है, उस इंडेक्स के पेज के बाद जो है हम लिखना शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना को लेकर एक डिस्प्यूट खड़ा होता है कि क्या प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाए या न माना जाए, क्योंकि संविधान के 22 भाग और 395 अनुच्छेद से पहले जो था वो प्रस्तावना का जिक्र था। ऐसा ही एक डिस्प्यूट 1960 में पहली बार देखने को मिला, और इस डिस्प्यूट को हम बेरूबारी बनाम संघ, बनाम, ये बनाम शब्द ज्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे हम क्रिकेट मैच में देखते हैं वर्सेस होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, भारत वर्सेस पाकिस्तान, इस प्रकार से है। बेरूबारी बनाम संघ, ये डिस्प्यूट गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया इस डिस्प्यूट में कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने डिसीजन में कहा कि नो, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी विवाद को फिर बाद में दोहराया गया, और इस विवाद को दोहराया गया 1973 के एक बहुत फेमस एक मामला हुआ था, और इसका नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो है, इनका एक बहुत बड़ा मामला था, और 24 अप्रैल 1973 का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा निर्णय आया था। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी बेंच बैठी थी जो केशवानंद भारती विवाद में सुनवाई कर रही थी। दरअसल इनका डिस्प्यूट जो था वो इंदिरा गांधी जी के एक संशोधन से था, इसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो केशवानंद भारती ने भी क्या किया, ऐसा ही क्वेश्चन दोहराया, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या संविधान का हिस्सा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना पहला 1960 का जो डिसीजन था उस डिसीजन को अब बदल दिया, और उसने कहा कि हां, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, और हम इसमें अनुच्छेद 368 के माध्यम से उसी प्रकार से संशोधन कर सकते हैं जिस प्रकार से संविधान के अन्य भागों और अन्य अनुच्छेदों में संशोधन करने की शक्ति है। तो इस निर्णय के बाद प्रस्तावना में आज तक पूरे इतिहास में केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वो संशोधन था 42वां संशोधन, और 1976 में किया गया था। ये ऐसा संशोधन था, ये इंदिरा गांधी की सरकार में तब किया गया था जब भारत या पूरा भारत का लोकतंत्र तीसरी बार इमरजेंसी देख रहा था, आपातकाल देख रहा था, राष्ट्रीय आपातकाल, और इसी के दौरान यह संशोधन किया गया था 42वां संशोधन सबसे चर्चित और सबसे विवादित संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने, ऐसा कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट 59 चेंजेस किए थे इस संशोधन के माध्यम से। हालांकि बाद में जब गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार पहली बार आती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, वो 44वां संशोधन करते हैं 1978 में,
और कुछ इनके प्रोविजंस को वो चेंज करने का कार्य करते हैं। तो आइए अपने क्वेश्चन पर हम रिपीट करते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या कहता है। ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। हमने अभी डिस्कस किया, इसका जो राइट आंसर है, इसका वो राइट आंसर क्या होगा आपका 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। इसमें एक शब्द और था, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में आए? विद विच द वर्ड्स इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड कम इनटू लाइट। देखिए 3 शब्द दिए गए हैं। पहला जो शब्द है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व। हम एक बात कह सकते हैं कि आज तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये 3 शब्द क्वेश्चन के रूप में हैं। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम को देखते हैं, अगर हम भगत सिंह को देखते हैं, अगर हम चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, अगर महात्मा गांधी को देखते हैं, ज्योतिबा फुल्ले को देखते हैं, तो जितने भी हम इस प्रकार के भारत के वीर सपूतों को और भारतीय महान नारियों को देखते हैं, उनका जो संघर्ष था आजादी के लिए, उनका जो संघर्ष था इक्वलिटी के लिए, वो यही तो था। वो क्या चाहते थे? आजादी चाहते थे। वो क्या चाहते थे? इक्वलिटी चाहते थे। और वो क्या चाहते थे? वो ब्रदरहुड चाहते थे। आज का जो समाज है, उस समाज में ये ब्रदरहुड जो है और ये इक्वलिटी जो है और फ्रीडम जो है, उसका जो मूल्य है वो घट चुका है। डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है बोल्शेविक क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा मैग्ना कार्टा और चौथा चीन की क्रांति। देखिए जो बोल्शेविक क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध जो है वो रूस से है। 1917 के अंदर, 1917 के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी और रशिया के अंदर जो है समाजवादी सरकार की स्थापना की थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है उसका संबंध फ्रांस से है और 1789 के अंदर जो है इस क्रांति को माना जाता है। और मैग्ना कार्टा जो है इसका संबंध जो है वो इंग्लैंड से माना जाता है, इंग्लैंड से। मैग्ना कार्टा से तो हमारे संविधान में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं कि भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा भाग नंबर 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हैं, उसे भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चीन की क्रांति जो है वो 1911 में हुई थी और यहां पर साम्यवादी सरकार की शुरुआत हुई थी। अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलांगे। फ्रांसीसी जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति जो है लुई उनका एक शासक था, उसके समय में हुई थी और इस क्रांति में लोगों का जो नारा था वो था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या भाईचारा, ये नारा था। और इसी फ्रांसीसी क्रांति से हमने इसको अडॉप्ट किया है। अगर ये पूछा जाए कि इसको अडॉप्ट कहां किया है, तो हम बोलेंगे कि इसको हमने संविधान की प्रस्तावना के अंदर क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलांगे। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद 17 के बारे में लिख रखा है, ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। 15 कहता है राज्य द्वारा किसी प्रकार के विभेद के विरुद्ध गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। और ये ग्राम स्तूत 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है। इसके ऊपर चर्चा करते हैं एक बार। देखिए पहले तो हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस प्रकार की चीजें हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है भारत के संविधान के जो भाग 3 है और भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके और आर्टिकल 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों की बात की गई है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इनमें से केवल आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक हैं। बाकी जो आपके आर्टिकल्स बचते हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ अदर प्रोविजंस हैं, कुछ अन्य उपबंध हैं। और आरंभ में जो अपने पास फंडामेंटल राइट्स थे इनकी संख्या 7 थी, जो आज घट के कितनी रह गई है, 6 रह गई है। ठीक है, डिस्कस करते हैं कैसे।
जैसे पहला जो है इसका नाम है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसको हम राइट टू इक्वलिटी कह सकते हैं। और ये जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 14 से शुरू होता है। मैंने पहले ही बताया है आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें फंडामेंटल राइट से जुड़े कुछ अदर प्रोविजंस बताए गए हैं। अच्छा, आर्टिकल 14 कहता है ये विधि के समक्ष समानता कहता है। विधि का मतलब यहां पर कानून है, विधि के समक्ष, समक्ष मतलब सामने, मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि जो धर्म, धर्म के साथ बात कर सकते हैं जाति, जाति के साथ बात कर सकते हैं लिंग, लिंग के साथ बात कर सकते हैं वंश, वंश या जन्म स्थान आदि, इनके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं होने देगा। आर्टिकल 16 जो है वो रोजगार, रोजगार के समान अवसर, के समान अवसर, इनकी बात वो करता है, समान अवसर की, कि पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसमें सबको इक्वलिटी दी जाएगी। हालांकि इसमें रिजर्वेशन कह सकते हैं, इसमें आरक्षण कह सकते हैं, एक अपवाद का विषय है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि यहां जो आरक्षण है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो दिया गया आरक्षण था, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आगे बात करेंगे। आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता जिसको हम अनटचेबिलिटी या छुआछूत की बात हम कह सकते हैं, उसको रोकता है। और आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों को रोकता है, उपाधियों, उपाधियों को रोकता है कि कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा भारत का नागरिक। एक बार डिटेल में हम चर्चा करेंगे विधि के समक्ष समानता क्या है। ये कहते हैं कि अगर कानून के सामने, सपोज करो कि कोई 4 व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है इंडिया से, दूसरा व्यक्ति है पाकिस्तान से, तीसरा अमेरिका से और चौथा हमने मान लिया नेपाल से। चारों दिल्ली में हैं और दिल्ली में इन्होंने क्या कर ली, सपोज करो चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद इन्हें पकड़े गए और इनको पुलिस स्टेशन ले जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अब चारों विधि के समक्ष गए हैं, कानून के सामने गए हैं, न्यायपालिका के समक्ष गए हैं, तो सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यहां पर किसी व्यक्ति को भी भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाएगा कि इंडिया का जो व्यक्ति है इसको हम बरी कर देंगे और बाहर के व्यक्ति को हम क्या है, सजा देंगे। ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। दूसरा कहता है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मध्यकाल भारत में धर्म के आधार पर बहुत बड़े भेदभाव होते थे। कैसे भारतीयों को अपने तीर्थों पर जाने के लिए भी कर देना होता था, जिसको तीर्थ कर कहा जाता था, जजिया कर तक हम लोग देते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जातिगत आधार पर तो ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है। 1955 में बहुत बड़ा बदलाव इनके अंदर किया गया था, इनकी प्रोटेक्शन देने के लिए। अनुसूचित जाति जनजातियों का खास यहाँ पर विषय है। ऐसी लिंग, लिंग मतलब आपका जेंडर, जैसे मेल और फीमेल के आधार पर हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। रोजगार के अवसर की समानता देंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर में, लोक नियोजन में अगर कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम सभी को इक्वली क्या है वहां पर अवसर देंगे, कोई भी जॉब आती है। लेकिन इसमें रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद के रूप में कार्य करता है। और छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, वो आर्टिकल 17 इसको रोकता है। उपाधियों के अंत को भी जो है वो आर्टिकल 18 रोकता है। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 17 कानून के समक्ष समानता, हमने लिखा है आर्टिकल 17 में तो अस्पृश्यता है, तो ये तो आपका सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध, बिल्कुल करता है। वो धर्म, जाति, लिंग या वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होने से रोकता है, इसकी गारंटी देता है, ये बिल्कुल सही है। हम बात करें आर्टिकल 14 को, सार्वजनिक रोजगार में अवसर, समान अवसर, ये आर्टिकल 14 में तो विधि के समक्ष समानता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑलरेडी गलत होगा क्योंकि आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, आपका आर्टिकल नंबर 15। तो जो आपका क्वेश्चन था इसका सही आंसर जो है आर्टिकल नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कहता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है। व्हाट इज द आर्टिकल इन 17 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। LGBT का अधिकार, ये लिंग के बारे में बात करता है। राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधायिका
अस्पृश्यता का उन्मूलन, व्यभिचारी, ये अपर श्रेणी लिपिक जो हेड ऑफिस कैडर जो है उसकी परीक्षा क्वेश्चन था। अभी हम डिस्कस करके इसको हमने सॉल्यूशन इसका किया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? पहली, पांचवी, दूसरी और सातवीं। इसको एक बार समझ लेते हैं हम, इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान है, इस संविधान के कई सारे विशेष बातें हैं, जिसमें अगर हम पहली विशेष बात की चर्चा करें कि इसके अंदर कुछ भाग हैं, इसके अंदर कुछ भाग हैं। अगर दूसरे की हम चर्चा करें, इसके अंदर कुछ अनुच्छेद हैं, बहुत सारे अनुच्छेद जो हैं भारत के संविधान में हैं। तीसरी बात अगर हम करें, इसके अंदर कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं। अगर हम बात करें चौथे अगर हम विषय की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिए गए बहुत सारे निर्णय हैं जिसको हम डिसीजन कह सकते हैं, बहुत सारे निर्णय हैं जिसको हम डिसीजन कह सकते हैं। देखिए, सामान्यतः जितने विद्यार्थी हैं, तैयारी करते हैं, वो एक ही बात मानते हैं कि जो संविधान है, संविधान एक पुस्तक के रूप में है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन केवल एक पुस्तक ही संविधान की नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें और शामिल हैं। संविधान जो पुस्तक है उसमें कुल मिलाकर 22 लेसन पहले थे, आज लेसन की संख्या बढ़ के कितनी हो चुकी है, 25 हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद, पहले इसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, आज इनकी संख्या बढ़ के हो चुकी है 465। और अनुसूचियां जो हैं, पहले इनकी संख्या 8 थी, आज बढ़ के हो चुकी है 12। और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन क्या हैं, एक बार मैं बता देता हूं आपको, उसे भी हम संविधान का हिस्सा ही मानेंगे। सपोज करो संविधान में कोई ऐसा प्रोविजंस आ गया जिस प्रोविजंस के बारे में ये नहीं पता है कि यहां संविधान क्या कहना चाहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आर्टिकल 19 जो है फंडामेंटल राइट्स में, वो बोलने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि यहां आपको चुप रहने का अधिकार मिलेगा। तो ऐसा ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस के ऊपर चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19 बोलने का अधिकार देता है, तो क्या हमें चुप रहने का अधिकार भी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, आपको चुप रहने का अधिकार भी है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो संविधान का ही एक हिस्सा माने जाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं, जो भारत का संविधान था, वो भारत का संविधान जब तैयार किया गया था तो 60 देशों का से इसमें कुछ ना कुछ लिया गया था। अप्रोक्सीमेट 64 लाख रुपए इसमें हमने खर्च कर दिए थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का इसमें समय लगा था, और लगभग ये उस समय 80,000 के करीब शब्दों से मिलकर बना था। वर्तमान में 1,17,369 जो है इसमें शब्द थे। ये इतना विस्तृत था कि विश्व में अगर इसकी तुलना करें तो किसी भी अन्य देश का संविधान जो है इतना बड़ा नहीं था। और आर्टिकल्स आप देख ही पा रहे हैं, आर्टिकल्स डे टू डे इंक्रीज हुए हैं। तो इतना बड़ा होने के बाद भी बहुत सारी इसमें कमियां शेष रह चुकी थी, और इन कमियों को दूर करना था, और दूर करने का सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको। जैसे संविधान का भाग 1 जो है उसमें लिख रखा है अनुच्छेद 1 में, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, और आगे लिख दिया शेल आ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इस प्रकार से आर्टिकल 1 है और भाग नंबर 1 है संविधान का, उसमें लिख रखा था। अब इसमें कमी क्या थी, इसमें हमने ये तो लिख दिया कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा,
लेकिन इसमें कहीं भी हमने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई इस संघ में कौन से राज्य होंगे और इस संघ में कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये हमने इसमें नहीं लिखा था। तो ये हमारे संविधान की उस समय क्या थी, एक कमी थी। अगर सभी चीजों को हम भाग 1 या अनुच्छेद 1 में डाल दें तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के संविधान का विस्तार कितना बढ़ जाता। अगर संविधान का विस्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो इसका मतलब यह है कि ये आम जनता की समझ से बाहर हो जाता। तो अभी हमने करना क्या था कि संविधान के विस्तार को भी सीमित रखना था, बची हुई इस प्रकार की कमियों को भी हमने दूर करना था। तो इसके लिए हमने संविधान का एक अलग दस्तावेज तैयार किया। एक अलग दस्तावेज जो है वो हमने संविधान का तैयार किया और इसी दस्तावेज के बेस पे एक अलग दस्तावेज तैयार किया। इसी दस्तावेज के अंदर उन सारी कमियों को जो है हमने शामिल कर दिया और बाद में इन्हीं कमियों को जो है एक नाम दे दिया और वो क्या है, आपकी अनुसूचियां। आरंभ में संख्या इनकी 8 थी, जो आज बढ़ते बढ़ते कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। अब एक बार देखेंगे, आपके क्वेश्चन की तरफ भी हम जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि किस अनुसूची में, क्वेश्चन कहता है कि किस अनुसूची में राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों की का नाम या इनकी सूची का वर्णन किया गया है। देखिए यहां पहली अनुसूची दी गई है। पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों का और राज्यों के साथ साथ सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन सभी की सूची जो है पहली अनुसूची में है। तो हम ये तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, ए है। लेकिन जो 5वीं अनुसूची है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये इससे संबंधित है 5वीं अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो है, ये जितने भी भारत के अंदर संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी हैं, वो सारे संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन और उनके भत्ते, इसका जिक्र जो है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। 7वीं जो अनुसूची है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा विस्तार से हम क्या करेंगे, समझेंगे। एक बार ध्यान से देखेंगे 7वीं अनुसूची को। 7वीं अनुसूची को देखेंगे। अनुसूची देखिए 7वीं अनुसूची जो है इसका विषय है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, डिविजन्स ऑफ पावर। विभाजन की भी 3 कैटेगरीज हैं। देखिए 3 कैटेगरी कौन सी हैं? अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो यह है संघ सूची। संघ सूची। जो दूसरी है अपनी, उसका नाम है राज्य सूची। और तीसरी जो है उसका नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जिसमें ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आरंभ में इनकी संख्या 97 थी, अब जो है वो संख्या बढ़ के कितनी हो चुकी है, 100। राज्य सूची में वो विषय हैं जहां पर राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकती है। आरंभ में इनके विषयों की संख्या जो थी वो 66 थी, जो अब घट के कितनी रह चुकी है, 61 रह चुकी है। समवर्ती सूची वो है जिसमें केंद्र प्लस राज्य सरकार, ये दोनों क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं मिलकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगर दोनों में किसी कारण से डिस्प्यूट होता है तो जो केंद्र सरकार का बना कानून है वो आपको क्या रहेगा, प्रभावी। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि भारत में जो है वो संघीय व्यवस्था है और भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, जहां शक्तियों का बंटवारा होता है। केंद्र सरकार में किसी अलग राजनीतिक दल की सरकार हो सकती है, राज्य में किसी अलग राजनीतिक दल की सरकार हो सकती है, दोनों की वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो अगर हम शक्तियों का विभाजन ना करते
तो भारत का जो संघीय ढांचा था, उस संघीय ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक 7वीं अनुसूची को तैयार किया, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के काम को बांट दिया गया ताकि इस प्रकार का डिस्प्यूट न हो। तो ये आपकी 7वीं अनुसूची थी। एग्जाम्पल से कुछ समझ सकते हैं, जैसे संघ सूची में एक विषय है सेना, सेना से संबंधित एक विषय है सेना। सेना से संबंधित जितने भी कानून हैं या जितने भी जो इश्यूज हैं, उनके साथ डील केंद्र सरकार करेगी, सेना। इसमें राज्य सरकार कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। हालांकि थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था कुछ दिन पहले, जब गृह मंत्री ने या गृह मंत्रालय ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर और बीएसएफ की शक्तियों में थोड़ा सा इजाफा किया था, तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल में, श्रीमती ममता बनर्जी जी, उन्होंने इसके ऊपर अपनी आपत्ति जाहिर की थी कि ये वहां की राज्य की पुलिस के जो शक्तियों के अंदर दखल अंदाजी है। अब राज्य के अंदर जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था को कंट्रोल करने का कार्य राज्य सरकार का है। कोई भी इश्यू हो तो राज्य सरकार उसके साथ डील करेगी, इसका कोई भी इश्यू हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डील करेगी। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसमें एक विषय बड़ा पॉपुलर है जिसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा सबसे बड़ा पॉपुलर है। हालांकि आजकल शिक्षा सिर्फ मार्क्स को या फिर शिक्षा सिर्फ कुछ शब्दों को रटने को माना जाता है। शिक्षा आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। शिक्षा आपको समाज का एक अभिन्न अंग तैयार करती है और ऐसा अंग बनाती है शिक्षा जिससे न केवल आप बल्कि समाज के बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारी उम्मीद रखना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। देखिए, अगर शिक्षा संघ सूची में डाल दें और इसके ऊपर केंद्र सरकार अगर कानून बनाती है तो वो कानून या तो सही होगा केरल के लिए जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, या सही होगा वो बिहार के लिए जहां साक्षरता दर सबसे कम है। इसलिए यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अगर वो राज्य सरकार को दे दिया जाए तो सभी राज्य सरकारें एजुकेशन को लेके अपने अपने डिफरेंट पॉलिसीज बनाएंगी। अब यहां दोनों की सहभागिता की आवश्यकता है, इसलिए शिक्षा को किस में डाल दिया गया है, समवर्ती सूची में। यह संविधान की आपकी 7वीं अनुसूची थी। हम कह सकते हैं इसका जो राइट आंसर है वो आपका है पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एंड द इंडिपेंडेंट इलेक्शन। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। पहले थोड़ा समझ लेते हैं चुनाव आयोग को। हम थोड़ा एक बार चुनाव आयोग को समझेंगे और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और संविधान का जो भाग नंबर 15 है, भाग नंबर 15 है और इसमें आर्टिकल नंबर 324 से लेके और आर्टिकल नंबर 329 तक जो है चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चुनाव आयोग का एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और इस अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। ये अपनी शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष लेगा, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा और इस चुनाव आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होगा। इसमें हम समझेंगे थोड़ा सा। सपोज करो कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, उस समय उनकी उम्र जो है वो 50 वर्ष की थी। वो अगर ठीक ठाक कार्य करता है तो 6 साल तक, वो 56 साल की उम्र में वो यहां से सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सपोज करो कोई 62 वर्ष की आयु में मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तो वो 6 वर्ष का कार्यकाल जो पूरा नहीं करेगा, वो अधिक से अधिक 65 वर्ष की आयु तक, चाहे उसका कार्यकाल 2 वर्ष का है, 3 का है, 4 का है, 65 वर्ष की आयु तक ही अपना कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं उसका कार्यकाल कितना होगा तब, 3 वर्ष का। यहां 2-3 बढ़िया क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। जैसे सुकुमार सेन, सुकुमार सेन देश में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और अगर हम वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो राजीव कुमार जो हैं भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव
आयुक्त हैं। इसमें थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर अपने आंसर की तरफ चलाएंगे। जो भारत का चुनाव आयोग है, जो भारत का चुनाव आयोग है, वो कौन से इलेक्शंस करवाता है, उनकी हम यहां पे चर्चा करेंगे। जैसे केंद्र सरकार में चुनाव जो करवाएगा वो चुनाव आयोग करवाएगा। राज्य सरकारों में, राज्य सरकार में, या राज्य सरकार के साथ हम यूटी की भी बात कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की भी हम बात कर सकते हैं। यहां एक चीज को हम शामिल करेंगे कि अगर स्थानीय सरकार की बात करते हैं, स्थानीय सरकार की बात करते हैं, तो स्थानीय सरकार का के इलेक्शन की जिम्मेवारी जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की न होकर वो राज्य चुनाव आयोग की होती है, वो राज्य चुनाव आयोग की होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार से इलेक्शन करवाएगा, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए और एक शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए दो प्रकार से चुनाव करवाएगा। 3 सत्र का ये है। केंद्र में और राज्य में ये दो प्रकार से चुनाव करवाएगा, एक प्रत्यक्ष मतदान से और एक अप्रत्यक्ष मतदान से। एक हमारा यहां पर प्रत्यक्ष मतदान है और दूसरा हमारे यहां पर अप्रत्यक्ष मतदान है। जो प्रत्यक्ष मतदान है वो कौन सा होता है कि जब देश की जनता स्वयं मतदान करती है, उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान। अब इसके लिए भी कंडीशन है, इसमें पहले मतदान की एज लिमिट जो थी वो 21 वर्ष की होती थी और एक 61वां संविधान संशोधन किया गया और 61वें संविधान संशोधन के बाद इसकी एज लिमिट जो है वो घटाकर और 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। अभी अपनी मतदान की एज जो है वो 21 वर्ष नहीं है, बल्कि कौन सी है, 18 वर्ष है। और ऐसा 1989 में किया गया था और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। माने कि हम नरवाना से संबंधित हैं। नरवाना जो विधानसभा क्षेत्र है वो एक आरक्षित क्षेत्र है और श्री रामनिवास सुरजाखेड़ा जी जो यहां से हैं, विधायक हैं, तो इनका चुनाव हमने प्रत्यक्ष मतदान से किया है जनता ने, तो ये प्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा। नरवाना लोकसभा क्षेत्र जो है वो हिसार के अंतर्गत आता है, सॉरी सिरसा के अंतर्गत आता है और सिरसा से सुनीता दुग्गल जी जो हैं वो सांसद हैं, उसका चुनाव भी हमने किया है। तो हम कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है। तो इस प्रत्यक्ष में मेनली हम चर्चा करेंगे कि चाहे लोकसभा के लिए चुनाव हो, चाहे किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव हो, विधानसभा के लिए, तो इन दोनों के लिए जो चुनाव है वो चुनाव के अंदर मतदान जो है वो जनता करेगी और इस प्रकार के मतदान को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष मतदान। जो अप्रत्यक्ष मतदान है, अप्रत्यक्ष मतदान वो होता है कि जब जनता अपने पसंद के किसी प्रतिनिधि को चुन लेती है, प्रतिनिधि को चुन लेती है और वो प्रतिनिधि जो है आगे मतदान करता है, तो इस प्रकार के मतदान को बोलेंगे अप्रत्यक्ष। जैसे हमने एमएलए को चुना, हमने एमपी को चुना और एमएलए एमपी आगे मतदान करें, तो ये होगा आपका कौन सा, अप्रत्यक्ष मतदान। अगर हम समझे अप्रत्यक्ष मतदान किस किस के लिए कारगर है या किस किस के चुनाव में ये होता है, तो पहला नाम हम लेंगे देश के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के चुनाव भी जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। दूसरा नाम हम लेंगे उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रकार से होता है। तीसरा जो नाम है वो हम लेंगे राज्यसभा के सदस्यों का और चौथा किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है, विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि से होता है। आइए अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। अपने क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि भारत के जो स्वतंत्र चुनाव आयोग है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये कह सकते हैं कि हमें यहां दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 324 जो है वो हमें एक स्वतंत्र चुनाव आयोग क्या करता है, प्रदान करता है। हमने अभी इस पे डिस्कस किया था। आर्टिकल 356 जो है, आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और प्रश्न आप बता सकते हैं कि अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है। और एक क्वेश्चन और आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अब तक कौन से ऐसे राज्य हैं जहां एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है।
आर्टिकल 370 का संबंध जे&के से था। आर्टिकल 320 जो है इसका संबंध जो है वो यूपीएससी से है, संघ लोक सेवा आयोग से है। यूपीएससी का वर्णन जो है आर्टिकल संविधान के भाग नंबर 14 में है और आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक जो है वो इसका जिक्र किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसमें जो राइट आंसर है हमने पहले डिस्कस किया था वो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा? हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि ऐसा आर्टिकल नंबर किस में है? 15 में है। अभी कुछ देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमने भी डिस्कस किया था, राइट टू इक्वलिटी जो थी, इसमें आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है, ये कानून के समक्ष सभी समान है। आर्टिकल 16 जो है वो रोजगार के अंदर जो है सार्वजनिक रोजगार में इक्वलिटी देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ये बिल्कुल सही है। और अस्पृश्यता को रोकता है आर्टिकल 17। और अनुच्छेद 19 जो है उपाधियों का उन्मूलन करता है, यहां इसने अपनी गड़बड़ कर दी है। ये उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में है। आर्टिकल 19 जो है अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या कहता है। ये कहता है 1 और 4, ये दो सही, ये जो दो हैं वो आपके सही हैं। कथन सही पूछ रखा है। 1 और 4 जो है ये कहता सही है। इसमें 1 4 जो आपका वो गलत है। दूसरा इसमें हम कह सकते हैं कि 2 4, 2 और 4 ये सही है। दूसरा आपका जो है वो सही है, लेकिन चौथा आपका सही नहीं है। 1 2 और 4 ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही नहीं है। 1 2 और 3, इसमें तीसरा ऑप्शन कहा गया है कि पहला दूसरा तीसरा सही है। ये बिल्कुल आपका क्या है? राइट आंसर, क्योंकि चौथा जो है वो यहां पे क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद के निजी सदस्यों द्वारा लाया जाता है। पहला, राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, केवल पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब संविधान संशोधन को थोड़ा सा विस्तार से एक बार समझ लें आप। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने इस परंपरा को एडॉप्ट किया है, इस प्रक्रिया को। आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। और संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद को दी गई है। और संसद में भी लोकसभा, राज्यसभा दोनों के पास इसके संदर्भ में बराबर शक्तियां दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास ज्यादा है, राज्यसभा के पास कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान संशोधन के संबंध में दोनों सदनों के पास एक समान शक्तियां हैं। आइए चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें जो बड़ी चीज ये है कि एक तो कि इसे संसद के निजी सदस्यों के द्वारा लाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। संसद के निजी सदस्य ही संविधान संशोधन विधेयक को लेकर आते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, इसके लेके आने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, जैसे धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति इस पर अपनी असहमति नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और ना ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन इसमें ना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब यह स्टेटमेंट अगर ना शब्द होता तो तब तो यह सही थी। अब इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे? गलत मानेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत दी गई है। इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी लौटा नहीं सकते हैं। और संविधान संशोधन के संदर्भ में इतना भी कहा गया है कि जैसे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के अनुसार, और जिसकी
अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। इस प्रकार की कोई संयुक्त बैठक की आवश्यकता भी इसमें नहीं है और ना ऐसी संयुक्त बैठक हो सकती है। तो ऑप्शंस के ऊपर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ये कहता केवल एक सही है, ये तो बिल्कुल सही है, एक सही है। केवल दो सही है, ये तो गलत हो गया। कोई सही नहीं है, ये भी गलत होगा क्योंकि एक आपका क्या है, सही है। एक और दो दोनों सही हैं, ये भी आपका क्या होगा, गलत। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा, ए, क्योंकि संसद के निजी सदस्य के द्वारा इसको लाया जा सकता है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सूचना का अधिकार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आरटीआई के हम जिसमें बात कर सकते हैं किस वर्ष ये लाया गया था, ये लागू हुआ था, तो 2005 में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान को भारत के संविधान का वास्तुकार, आर्किटेक्ट कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत के संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो है, जो अपनी प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी प्रारूप समिति ने ही भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसी अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर जो है, इनको भारत के संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। जो सी राजा गोपालाचारी जो थे, ये जो थे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पहले भारतीय व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड इंडिया बोरो द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आयरलैंड का संविधान, ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का? ये क्वेश्चन कल की परीक्षा में आया हुआ है। इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं कि डीपीएसपी एक्चुअल में है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे हम। देखिए इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं डीपीएसपी, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम इसको, ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान का जो भाग चौथा है, आर्टिकल जो 36 से लेके आर्टिकल जो 51 तक है, वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अब देखिए थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे तो थोड़ा पहले की चीजों समझना पड़ेगा। जैसे संविधान का लेसन नंबर 1 जो है वो ये बताता है कि भारत कहां से कहां तक है, अर्थात संघ और इसका राज्य क्षेत्र। लेसन नंबर 2 जो है ये बताता है कि जो भारत के अंदर लोग रहते हैं इसमें कौन से भारतीय हैं और कौन से विदेशी हैं, अर्थात नागरिकता से संबंधित है। तीसरा जो है वो ये कहता है कि भारत में जो लोग रहते हैं वो चाहे भारतीय हो और चाहे विदेशी हो, उनके पास कुछ अधिकार होंगे। वो अधिकार कौन से होंगे, भारतीयों के पास कौन से हैं, विदेशियों के पास कौन से हैं और दोनों के पास संयुक्त रूप से कौन से हैं। उसके बाद बात आती है संविधान के भाग नंबर 4 की। भाग नंबर 4 जो है, इसमें संविधान जो है राज्य को निर्देश देता कि आपको किस प्रकार के कार्य करने हैं। यहां हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, वो शब्द आपका बहुत काम का है। देखिए जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर ये मूल अधिकार हमें ना मिलते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, रिट के माध्यम से हम अपने फंडामेंटल राइट्स को दोबारा हासिल कर सकते हैं। यानी कि इनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। लेकिन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है, अगर डीपीएसपी की किसी प्रोविजंस को, अगर डीपीएसपी के किसी प्रोविजन को अगर हमने लागू करवाना है तो इसके किसी भी प्रोविजन को लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये डिस्कशनेबल नहीं है, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो सकती। एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे डीपीएसपी में आर्टिकल 44 जो है, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत में केवल एक राज्य के अंदर, गोवा के अंतर्गत है। सपोज करो
किसी को फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता, वो उससे किसी ने छीन लिया है या उसको नहीं मिला है, तो वो इसको पाने के लिए कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। अब आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ गोवा में लागू है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे गोवा में लागू है वैसे ही उत्तर प्रदेश में, वैसे ही हरियाणा में या वैसे ही पंजाब में जो है वो लागू होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो राज्य को जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को राज्य तब लागू करेगा जब उसको परिस्थिति सही लगती हो। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं हम, इसके संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। ये संविधान लागू होने के साथ ही थी 1950 में, लेकिन इसको हमने 2 अक्टूबर को अप्लाई किया 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव से, और संवैधानिक दर्जा तो हमने बहुत बाद में दिया था 73वें संविधान संशोधन से। कहने का अर्थ यह है, अगर हम निष्कर्ष में आते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो भाग 4 में हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, इसमें जितने भी विषय दिए गए हैं वो तब लागू किए जा सकते हैं जब राज्यों को उनके अनुकूल परिस्थिति ठीक लगे। जैसे जिस ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है, जब परिस्थिति उनको अच्छी लगी तो उन्होंने लागू कर दिया और उन्होंने संविधान में संशोधन करके उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि इसमें पूछ रखा कि इनको कहां से लिया गया है। इसका जो सही आंसर है, इसका वो सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से, और ये आयरलैंड का संविधान जो है 1937 में जो है वो निर्मित था। ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान को विश्व का एक अलिखित संविधान कहा जाता है। एक बात समझिएगा, अलिखित संविधान का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि इनके संविधान का कोई दस्तावेज नहीं है। इसका एक रीजन आप इसमें समझ सकते हैं, कभी किसी वीडियो में इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि इंग्लैंड का जो संविधान है वो किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है और एक समय में नहीं बनाया गया है, आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग इसके दस्तावेज तैयार किए गए हैं, इसलिए इसको हम अलिखित संविधान की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम बात करते हैं अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान जो है विश्व का पहला लिखित संविधान है। ये विश्व के लिखित संविधानों की जननी भी कहलाता है। फ्रांस का संविधान जो है वो फ्रांस का संविधान 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली से ली गई है, कहां से ली गई है? द फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम। पहले तो हमें समझना होगा कि ये शक्तिशाली केंद्र सरकार क्या है और संघीय प्रणाली क्या है। इन दो चीजों को हमने एक बार समझना पड़ेगा। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में इसके ऊपर। देखिए, पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, देखिए एक तो शक्तिशाली केंद्र सरकार, शक्तिशाली केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, और दूसरा हमारा है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। ये दोनों अलग अलग विषय हैं। संघीय व्यवस्था के लिए हमने यूनियन शब्द को अडॉप्ट किया है। इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। पहले कब तैयार हुई थी? अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास या मध्यकाल भारत के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें समझ आता है कि केंद्र सरकार का मजबूत होना कितना आवश्यक है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए। जैसे मौर्य काल के अंदर राजा अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार जब तक शक्तिशाली शासक केंद्र में थे तब तक किसी विदेशी आक्रांता में हिम्मत नहीं हुई कि भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ वो छेड़छाड़ करे। जैसे गुप्त काल में इसी प्रकार से केंद्र की सत्ता मजबूत थी तो किसी का भारत की तरफ हमला करने का साहस भी नहीं हुआ। ऐसे ही मध्यकाल में हम बात कर सकते हैं, जैसे
अकबर के समय की बात करें या किसी दूसरे शासक की हम बात करें, केंद्र इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब जब केंद्र में मजबूत सरकारें आएंगी तब तक भारत की या पूरे अपने देश की संप्रभुता जो एकता है उसको कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए हमें इतिहास के विषयों से ही ये हमें एहसास हो गया था कि हमें शक्तिशाली जो है वो किसको रखना है, केंद्र सरकार को, लेकिन हमें साथ में रखना किसको है, संघीय व्यवस्था को। तो हमने संघीय व्यवस्था को तो जो अडॉप्ट किया था वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत की तरह संघीय ढांचा है। इसमें 50 वर्तमान में क्या है, राज्य हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन क्रिएट होगी। भारत की संघीय व्यवस्था और यूएसए की संघीय व्यवस्था में बहुत बड़ा अंतर है। एक चित्र से हम समझते हैं कि जैसे सपोज करो कि हमने यहां पर एक डायग्राम बनाया है, इसमें हमने कुछ बॉल्स को इस प्रकार से रख दिया गया है और फिर हमने यहां भी एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर हमने कुछ बॉल्स को यहां पर रख दिया गया है। अब हमने यहां से इरेजर ली और यहां से थोड़ा सा इरेज कर दिया। देखिए थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया इस प्रकार से, यानी कि इस डायग्राम में ये बॉल यहां से निकल सकती है, ये बॉल यहां से निकल सकती है, यहां से और यहां से, लेकिन इस डायग्राम में कोई भी गेंद बाहर नहीं आ सकती अपनी इच्छा से। इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे भारत की संघीय व्यवस्था को। भारत की संघीय व्यवस्था को अपनाने से पहले संविधान सभा में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि हम फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करें कि हम यूनियन सिस्टम को अडॉप्ट करें। फेडरल सिस्टम ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य केंद्र से अलग होने की ताकत रखते हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर हम फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं तो भारत हमेशा गृह युद्ध में उलझता रहेगा, इसलिए इस बात को हम पहले ही खत्म कर दें और राज्यों को केंद्र से अलग होने की शक्ति ही ना दें। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है इसमें शक्तिशाली जो है वो कौन है, केंद्र है। कोई भी राज्य जो है वो केंद्र से अलग होने की ताकत नहीं रखता है। तो आंसर की तरफ आएंगे हम। इसमें ये कहता है कि संघीय प्रणाली, केंद्र सरकार के साथ जो संघीय प्रणाली जो है वो कहां से ली गई है, तो शक्तिशाली शब्द के अकॉर्डिंग अगर हम इसके आंसर को देखते हैं तो ये आपका जो आंसर होगा कनाडा होगा। अगर यहां से हम शक्तिशाली शब्द को हटा दें, शक्तिशाली केंद्र सरकार, और सिर्फ हम ये पूछें कि संघीय व्यवस्था जो है वो कहां से ली है, तो उसके कुछ अंश जो है वो हम कहां से मैच कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगस्त 1947 में 7 सदस्यों के साथ संविधान सभा के अंतर्गत एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसी प्रारूप समिति का कार्य था कि वैश्विक स्तर पर जितने भी देशों के प्रमुख संविधान हैं उनका अध्ययन किया जाए। अध्ययन करने के बाद जो उनको अच्छा लगे उसकी सलाह वो दी जाए और संविधान सभा उस पर चर्चा करके उसको अडॉप्ट करेगी। और इसका जो अध्यक्ष था हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे। ये बहुत लंबी क्लास चलेगी, कई सारी सीरीज में आएगी। आप जुड़े रहें, तैयारी जारी रखें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या आपका एनडीए सीडीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए आप विजिट कर सकते हैं नोबल एकेडमी नरवाना, विश्वकर्मा चौक के पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।